नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 47वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति के आगे के अध्याय आपको इसकी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर या आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य उपन्यास स्वर्णलता तथा अन्य उपन्यास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी स्टूडेंट्स अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस या शॉर्ट नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबरशिप के लिए आप टर्म्स एंड कंडीशन चेक कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तक हमने देखा कि सत्य को एक कन्या उत्पन्न होती है और सौदा उसका ख्याल रखती है। उसके घर का सारा कामकाज वो अपने जिम्मे ले लेती है, किंतु सौदा के पति मुकुंद सौदा को अपने घर ले जाना चाहते हैं। अब आगे सौदा का जाना बहुत शर्मनाक है। बहुत अपने में कोर्ट बैठे चिल्लम चढ़ा देना, पांव दबा देना और केंद्र से टूटकर अजाने राज्य में जा पड़ना। और कैसी है वह सौत। बच्चे कच्चे कैसे हैं कौन जाने। वे सौदा को ना सह सके तो फिर वही लांछना, फिर वही अपमान। उस दिन बातों बातों में सौदामणि ने यह संदेह जाहिर कर दिया। मुखर्जी ने लेकिन एक ही में फूंक में उसे उड़ा दिया। उन्होंने भरोसा दिया, बाल बच्चे अजी वही तो, बड़ी माँ को ले आओ, बड़ी माँ को ले आओ कहकर मेरी जान खा रहे हैं। और सौत, वह तो रात दिन मौत की घड़ियां गिन रही है। कहती है अपनी बड़की को ले आओ, उसके चरणों की धूल ले इन अभागों को उनके हाथों सौंप कर मर जाऊं। पता नहीं क्या सौदामणि की आंखों में आंसू आ गया। वह आंसू पहुंचकर बोली, तो मर्द बड़े निर्दयी होते हो। इतने दिनों से उसके साथ घर कर रहे हो, प्राणों में जरा भी माया नहीं। अजीब है, माया नहीं है। माया थी नहीं। आज तक उसके 11-11 बच्चों के जन्म में किसने सब कुछ किया, किसने उसकी हिफाजत की। उसके आने के बाद से ही तो सब जुदा हैं। माँ छोटे बेटे के साथ रही, उसके बाद मरी। मैं सदा का दुखी हूँ। नहीं तो तुम मेरी ब्याहता हो, फिर भी तुम पर जबरदस्ती नहीं कर पाता। भिखमंगे की तरह दया की भीख मांगता हूँ। रहने दो, मेरा पाप तो और मत बढ़ाओ। सौदा ने कहा, सौद तो खैर मरकर जीना चाहती है, मगर बच्चे बच्चे क्यों सौतेली माँ को चाहते हैं। क्यों समझती नहीं। मुखर्जी ने स्वर को करुण किया। माँ के स्नेह की आशा से, समय पर 2 मुट्ठी भात की आशा से तिल तिल करके पत्थर भी घिसता है, और यह तो अपने आप गली हुई बालूहरी माटी ठहरी। एक दिन सौदामणि ने सर झुकाकर कहा, खैर तुम नींबू से कहो, मैं उसके मुंह से नहीं कह सकूंगी। नींबू को भी सत्य से कहने में कठिनाई हुई। किसी तरह से सक पकाकर कह गया, मुखर्जी तो मेरी जान खाए जा रहे हैं। सत्य ने सिर्फ आंख उठाकर ताका। उसी में सवाल था। नव कुमार ने झटझट मुखर्जी के घर की एक बुरी गत का जिक्र करते हुए विचार की बात कहकर समाप्त की। ऐसी हालत में दीदी को ना भेजना हमारे लिए बुरा ना होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हमने स्वार्थपरता से उसे रोक रखा है। सत्य ने शांत भाव से कहा, रोक रखने की बात ही कहाँ आती है। वह तो वहीं जाने के लिए कलकत्ता आई हैं। वहीं जाने के लिए। नव कुमार को काट मार कहता। सत्य की अकृतज्ञता के लिए उसने उसे धिक्कार दिया। यहाँ जो उसने हड्डी तोड़ मेहनत की सो कुछ नहीं। दीदी पहले से ही जानती थी कि मुखर्जी बाबू से भेंट होगी, वे इसकी इतनी खुशामद करेंगे, लेकिन मन में उठती हुई इन बातों को नव कुमार कह नहीं सका। बोला, खैर तो वही कह देता हूँ जाकर, जानता हूँ तुम्हें कष्ट होगा। मुझे कष्ट होगा? सत्य ने कहा, मुझे किस बात से कष्ट होगा? किससे नहीं, काश तुम्हें इसका बोध होता है। खैर छोड़ो ये बातें। मुखर्जी बाबू से कह दो कोई अच्छा सा दिन देखें। जगन्नाथ के रथ के पहिए घड़घड़ करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। कभी भालू में धंस जाते हैं। लाखों के लोगों के हाथों में धंसे हुए रथ की रस्सी को खींचने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मनुष्य के हाथों जगन्नाथ की मुक्ति है। रूपक के रूप में देवता का रूप। जगन्नाथ का रथ युग का प्रतीक है। युग के पहिए की गति कभी खूब तेज कभी मंद होती है। उस मंदता की मुक्ति भी मनुष्य के ही हाथों होती है। जन गणेश के जागरण में युग का जागरण है, तो भी यह कहना ही पड़ेगा कि युग का देवता जरा शहरगंधी है। शहर तेजी से आवर्तित होता है। गांव छांव घिरे आंगन में पड़े सोते हैं, और शहर को हवा जब तक गांव में पहुंचती है तब तक शहर उस हवा को छोड़कर नई हवा में के पीछे दौड़ता है। सत्यवती
घर में रहती है और नव कुमार बाहर घूमता है। नव कुमार बाहर घूमता है यानी नव कुमार बाजार जाता है, मोदी की दुकान जाता है, निताई के यहाँ ताश खेलने जाता है, सौदा के यहाँ खोज खबर लेने जाता है। वह बाहरी दुनिया नव कुमार की है। और सत्यवती, सत्यवती ही ऐसा क्या करती है? वह भी तो तरकारी बनाती है, मसाला पीसती है, रसोई पकाती है, बड़ी बनाती है, मूढ़ी भूनती है, अचार बनाती है, किताब पत्र पत्रिका पढ़ती है। इतनी सी खिड़की, खुली खिड़की, यही खिड़की सत्य को बाहर की खबरें ला देती है। यह खिड़की खुली रखने का सहाय उसका छोटा बेटा सरल है। माँ से उसकी दुनिया भर की बातें होती हैं। किस्सा, कहानी, किताब जुटाने के मामले में बड़ा उत्साही। नव कुमार को इसकी खबर नहीं। वह किसी किसी दिन ताश के अड्डे से सुनी कहानी लाता है और जोश में धिक्कार देता है। यह गजब सुना, औरतें विलायत जा रही हैं, काहे को तो BA MA पास करने। विद्या के पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहिए। दिन दिन कितना क्या होगा। सुना पिराली परिवार की कौन बहू तो? सत्य, अरे चुप भी कर, नव कुमार ने विचलित स्वर में कहा। वाह वाह, बुढ़ा हो गया, जी खोलकर गपशप करना कभी नसीब ना हुआ। सत्य ने कहा, गपशप करो ना, अपनी पहुंच के लायक गप करो। बाजार के दर दाम की बात, कायद देवर की बीवी ने क्या खिलाया उसकी बात, दफ्तर के बड़े बाबू की गपशप। नव कुमार ने झुंझलाकर कहा, देश की और 10 की बात करने की मुझे मनाही है? क्यों मनाही? कैसी? खुद सोच समझ बूझ कर कहो, तुम तो दूसरों के मुंह से तोता खाते हो। नव कुमार ने तुनक कर कहा, मुझे समझने की जरूरत नहीं, बूझने की भी जरूरत नहीं। तुम और तुम्हारे विद्वान बेटे बात करो। आओ स्वर्ण, हम तुम बात करें। स्वर्ण, हाँ, सोने की खिलौने सी बिटिया को यही नाम तो सोहता है। 4 साल की हो गई, बाप की बड़ी दुलारी है, मैना सी बोलती है। इसी बीच माटी के बर्तन भाड़े लेकर पकाने चुकाने का खेल सीख गई। कहती है, बाबूजी आओ भात खाओ। कहती है, मैं माँ की तरह रसोई कर सकती हूँ। नहीं बाबूजी। नव कुमार सत्य को सुना सुना कर बोला, सो करना है बिटिया, मगर माँ की तरह गुस्सैल मत होना। ऐसे ही दिन बीत रहे हैं, पर कुछ मंथर गति से। उस मंथरता से हठात एक दिन हलचल आई। सत्य के घर से भागे वे दोस्त नेड़ू की मूर्ति लेकर। दोस्त ही कहिए, नेड़ू को उसने भैया कहा ही कब? नेड़ू शायद सत्य से 6 महीने का बड़ा है। सत्य इसे नहीं मानती और आज भी नहीं मानती। रूंधे गले से वह बोल उठी, नेड़ू तू? नेड़ू हंस पड़ा, बोला, यकीन नहीं आ रहा है? नेड़ू का भूत लगता हूं ना? संदेह मिटाने के लिए चिकोटी काट कर देख। भूत काहे तो गलत ना होगा, कम से कम रंग तो भूत जैसा ही कर लिया। अच्छा, पके बेल से अपना वह रंग का क्या किया तूने? नेड़ू हो करके हंस उठा। क्या लग रहा है, बेच खाया? सो बीच बीच में वह हालत हुई कि बाल नाखून हाथ पांव बेचकर खाऊं। बेच पाता तो रंग भी जरूर बेचता, बेचने का है ही नहीं, धूप में जुलस करी। नेड़ू के इस मजाक में ही उसकी हालत साफ जाहिर हो गई और समझ में आते ही सत्य की आंखों में पानी भर आया। लेकिन उस पानी को आंखों में ही रोककर सत्य अपने बीते दिनों के समान ही जंकार उठी। अपनी हालत को खूब तो बयान कर रहा है। मैं पूछती हूँ, अचानक भाग जाने की क्या सूझी थी तुझे? ऐसा हाल बनाकर घूमते फिरने से क्या मिल रहा है? बहुत अवस्था की छाप पड़े नेड़ू के काट हुए चेहरे पर बिजली की चमक सी कौंध गई। उसी दमके हुए मुंह से वह बोला, क्या मिल रहा है? वह अवश्य तुम लोगों के पाई पाई वाले हिसाब में नहीं आएगा। उसे अदृश्य वस्तु कह सकती हो, लेकिन मिला तो भगवान का राज्य। यह संसार कैसा है, उसका कुछ तो आस्वाद मिला है। नेड़ू के इस जवाब से सत्य चौंक उठी। उसका चेहरा एकाएक राख जैसा सफेद हो गया। कोई क्या सत्य को किसी बड़े भारी नुकसान की खबर दे गया? सत्य को बोलने के कुछ क्षण लगे। शायद उसने बड़ा सा एक निश्वास दबाया। बोली, पैदल चलकर दुनिया कितनी दिखेगा बता तो? नेड़ू ने दोनों हथेली पलटकर एक खास अंदाज से कहा, लो भला, अरे धरती की सारी मिट्टी को रौंद रौंद कर धरती को देखने का इरादा थोड़े ही किया है। बात यह है कि जानी पहचानी दुनिया की 14 के बाहर कदम बढ़ा पाने से एक दूसरी दुनिया है, समझी? उसका मजा ही और है। तुम संसारी इस बेहाल का होगी, मगर मैं कहूँगा मजे में चल रहा है। भोजन यत्र तत्र, मंदिर, यह क्या कम मजा है? कभी रोटी मैसर हुई तो कभी नहीं, कभी सिर पर छां पड़ी, कभी पेड़ तले, कभी किसी से एक लोटा पानी मांगने पर मुंह बना लेता है, तो कभी कोई शक्ल देखकर ही भूखा ब्राह्मण समझकर अनुरोध करके बुला ले जाता है और जतन से खिलाता है। दुनिया के कैसे कैसे लोग, कितने ढंग के लोग, कितने रंग के बाजार। सत्य हा की नेड़ू की अभिनव अभिज्ञता की कहानी सुनती रही। गजब है, वही बुद्धि नेड़ू,
जो सदा का कृपा पात्र रहा, एकाएक ही मानो सत्य की पहुंच से बाहर चला गया। चुपचाप एक निश्वास फेंककर सत्य ने पूछा, खूब अच्छा लगता है ना रे नेड़ू? अपने रूखे बालों को मुट्ठी में दबाते हुए नेड़ू ने कहा, अच्छा। बेजा की नहीं जानता एक ही जीवन, और क्या, कुम्हार के सांचे की बर्तनी जैसा, एक ही ढंग के ढांचे का नहीं, अपने हाथों का बनाया जैसा एक ढांचा पाना, यही बात ना। तुम सब कहोगी बेपंदी की है, घुमक्कड़, कहोगी आह कितनी तकलीफ है, और मैं मनी मन हंसूंगा, कहूँगा ऐसा बेपंदी का, ऐसा घुमक्कड़ बनकर देखो, तब मजा आएगा। सत्य फिर एक बार झंझनाई, खूब तो हाँक रहा है, मैं कहती हूँ औरत तेरी की तरह घुमक्कड़ हो सकती है? मर्द होकर पैदा हुआ है, मनमाना करने का जो सुख पाया है। बाबूजी तो घर से चल दिए थे। नेड़ू ने उंगली उठाकर कहा, वही तो, चल दिए इसलिए जैसा आदमी बन सके। गांव में पड़े रहते तो मेरे बाबूजी जैसा ही होते। नेड़ू पितृ निंदा करता है। निंदा विंदा मैं नहीं जानता सत्य, मैं दो टूक कहना चाहता हूँ। खैर तेरा क्या हाल है बता। सत्य ने जरा उदास होकर कहा, मेरी रहने दे, वो औरत होकर जन्मी हूँ। नेड़ू बोल उठा, ना देखता हूँ तू भी रोना गाना सीख गई। ऐसी तो नहीं थी रे, औरत आदमी नहीं होती, या कहते ही तो तू वापस से बाहर हो सकती थी। सत्य ने उसी अंदाज से कहा, सो तो आज भी जाऊंगी, लेकिन देखकर ही रोना गाना आ रहा है। कहाँ था तू, क्या था? झूठ नहीं कहूंगी, माथा मोटा समझकर मुझे जरा दया की नज़र से ही देखा करती थी तुझे, लेकिन अब लगता है तेरा ही दिमाग सबसे महीन है, इसलिए तुझे आदर की दृष्टि से देख रही हूँ। खैर ज़्यादा नहीं कहूँगी, कहने से अहंकार होगा, लेकिन इतना जरूर है, ईश्वर अगर तुझे औरत ना बनाकर मर्द बनाता तो तेरी तरह घर ही छोड़ती। जाने दो, जब नहीं हुई तो भगवान की भूल की टीका टिप्पणी क्यों करूँ। हाँ, मेरे घर का पता कैसे पाया सो बता। हाँ वही तो, घर से भागा हुआ लड़का इतने दिनों के बाद सत्य के यहाँ कैसे पहुंचा? लगभग देव कृपा से। सवाल जवाब से जो मालूम हुआ कि है कि एक नेडू कुछ दिन हुए घूमता घामता कलकत्ता पहुंचा। आज सवेरे काली थान में बैठा था, इत्तेफाक से सत्य वहाँ पूजा करने गई थी। व्रत त्योहार होने से ही जाती है, ऐसा जाया करती है सत्य। आज अष्टमी का उपवास था, गई थी। नेड़ू ने इसे देखा, लेकिन रास्ते में या मंदिर के चौतारे पर तो किसी बहू से बात नहीं की जा सकती, सो वह सत्य के अलग थलग पीछे पीछे आया। मकान देख लिया। सत्य के साथ मोहल्ले की कोई महिला थी। वह गई कि नेड़ू ने दरवाजे के कड़े खटखटाए। सत्य पड़ोसिन को रुखसत करके किवाड़ लगाकर पलटी ही थी, बरामदे पर भी नहीं पहुंची थी। सोचा वह महिला कुछ कहना भूल गई, उनकी कोई चीज लाई है शायद, और निश्चित मन से ही उसने दरवाजा खोला और खोलते ही अचकचाकर 2 कदम पीछे हट गई। बूढ़े बिखरे बाल, तांबे जैसा जला रंग, हड्डी उभरा चेहरा, दुबला शरीर, लंबाई के अनुपात में चौड़ाई बहुत कम, और उस लंबाई के कारण ही पहनावे की धोती छोटी लग रही थी। रंग मलिन, बंद गले का कोट मानो उसके नीचे के काफी हिस्से को वंचित करके अचानक थम गया। हाथ में कैनवस का एक पोटकट जैसे हिलाते हुए मुस्कुरा रहा था। सत्य को अचानक कोई हालत देख ले तो क्या कहेगा। आखिर वह आदमी हंसकर बोल उठा, क्यों रे सत्य, पहचानी कि नहीं? लेकिन सत्य ने पहचान लिया, ठीक उसी वक्त पहचान लिया, और आकस्मिकता की उस घड़ी में ही रूंधे गले से बोल उठी, नेड़ू तू? नेड़ू बरामदे पर जमकर बैठ गया। बोला, गनीमत है, पहचान गई। चोर छिचोरा समझकर दरवाजा नहीं बंद कर लिए, यही बहुत है। सत्य ने फजीहत के सुर में कहा, बंद ही कर देती तो तू मुझे दोष नहीं दे सकता। जो शक्ल बना ली है, चोर छिचोरे से भी बदतर। तुझे देखकर खुश हो या रो, समझ नहीं आ रहा है। वह अभी से कह ही देती हूँ, यहाँ से तुरंत जाना नहीं होगा, मेरे पास रहना। नेड़ू ने हंसकर कहा, तेरे हाथ की रसोई खा खा कर मोटा होऊंगा। हो ही गया तो झूठे है क्या? सत्य ने तेजी के साथ कहा, कुछ यहाँ खाक होकर तंदुरुस्ती ठीक कर ले। इस ताल से चलने पे ज्यादा दिन घूमकर दुनिया देखना नसीब ना होगा। सत्य के कहे को नेड़ू एक बार की टाल ना सका। कुछ दिन रहा खुशी खुशी ही। दोनों जून खाने बैठता तो रसोई की तारीफ में पंचमुख होठता। कहता, ना जैसा देख रहा हूँ बहनों के यहाँ तो मुझे हिलने नहीं देगी सत्य। अपनी तरकारी कटहल का डालना मछली के शोरबे में बांधकर यहीं रख देगी। जीजा जी का शरीर अभी भी लड्डू गोपाल जैसा कैसे रह गया यह समझ रहा हूँ। लड़कों को बुलाकर कहता, तुम सबने जो जननी रतन पाया है, लाख में ऐसी एक नहीं मिलती। सद्य मुक्त होकर सुनती। घर छोड़कर रास्ते रास्ते घूमने से नेड़ू की बातचीत का ढंग कैसा अजीब सा बदल गया है। यह भाषा, यह सुर,
नित्यानंदपुर का नहीं है। बरईपुर में क्या ऐसे सहज सुर और हल्के चाल की बात सुनी है उसने, या कलकत्ता में? ना, नहीं सुनी। सत्य के देखे हुए लोग मानो आंखों के आगे भीड़ लगा बैठे, कोई चंचल, कोई गंभीर, कोई व्यस्त, कोई मंद, कोई भयंकर तो कोई हास्यकर, हंसी से उज्जवल, कौतुक से सहज, भावहीन और निर्लिप्त कहाँ है कोई। नेड़ू की बात सुनने के लिए ही सत्य जल्दी जल्दी हाथ का काम निपटा लेती। लड़के पहले ही अपना पढ़ना पढ़ लेते। सत्य को ये लड़के भी उस जैसे मंत्र मुग्ध थे। नेड़ू देश विदेश की गप्पे हाँकता, अनुभव को सुनाता, खूब रसीला बनाकर कहता। टेट में पैसे नहीं, पेट में भात नहीं, फिर भी मुंह में हार नहीं, मानते नहीं का। धर्मशाले के उस आदमी से कड़क कर कह रहा हूँ, मैं पकाता नहीं, चुकाता नहीं, इससे तुम्हारा क्या भैया? तुम्हारे धर्मशाले की ऐसी कोई लिखा पड़ी कि है कि पकाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा? वह आदमी बिल्कुल गरुड़ का अवतार था, समझा? हाथ जोड़कर कहता, अरे जो लिखा पड़ी तो कुछ नहीं, लेकिन आप ब्राह्मण हैं। मेरी आंखों के सामने बिना खाए पड़े मैं कैसे देख लूं? देख तो रहा हूं, आप रसोई नहीं करते, खाते नहीं है, बाहर से पूरी कचौरी भी नहीं लाते। मैंने कहा व्रत है। यह कौन सा व्रत है? मैंने गंभीर होकर कहा, वह तुम नहीं समझोगे। अरे ऐसा कौन सा व्रत है कि फल, दूध, गंगा जल लेना भी मना है? अरे इतनी कैफियत तुम्हें क्यों दूं? ठीक है, मैं और किसी धर्मशाला में चला जाता हूँ। और मन ही मन सोचने लगा, अरे बाबा, इतनी पूछताछ के बजाय लाकर 1 दर्जन केला और कुछ मीठे आम, सेर भर मलाई, 8 एक गंडा पेड़े ला दूं। और बातों के बीच में ही साधन और सरल हंस हंस कर लोटपोट। सरल कुछ जोड़ भी देता, बाहर से गंडे चमचा में एक टोकरी गरम जलेबी। वेजा नहीं कहा, नेड़ू कहता, और सब हंस उठते। इस महफिल में कभी कभार नवकुमार भी शामिल होता। इस घुमक्कड़ साले पर उसे भी खासा स्नेह हो आया। सत्य चुपचाप कह दी, अजी इस कायदे से रोककर कोई लड़की वड़की देखकर ब्याह करा दो ना, फिर देखो हजरत कैसे मारे मारे फिरेंगे। सत्य कहती, छोड़ो भी, घूमे एक आदमी ना हो, दुनिया भर के बाहर ही हुआ। ब्याह करके सबको घर गृहस्थी थोड़ी ना करने का है, लिखा पड़ी है कोई? आह, सन्यासी होता तो और बात थी, पर यह तो ना तो सन्यासी है, ना ही गेरुआधारी। सो हो। नव कुमार कहता, तो और क्या कहूँ? उन सब की बैठक में जाकर कहता, हाँ भाई, कौन कौन सा तीर्थ किया है? नेड़ू कहता, तीर्थ विरथ कुछ नहीं, तीर्थ धर्म के लिए सिर नहीं कपाया, लेकिन भ्रमण में कितना ही तीर्थ है। दुनिया में जहाँ भी जितनी शोभा और सौंदर्य की जगह है, मनुष्य ने मजे से वहीं एक एक तीर्थ बना दिया।